हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को टोटल हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 मेन टॉपिक हमें स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन, वो होगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम वाटर के बारे में कुछ बात करेंगे। वाटर का प्रेजेंट स्टेट क्या है, वाटर का कुछ फीचर्स, वाटर कैसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इस चीज़ को हम समझ रहे होंगे इस टॉपिक में। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही है। उसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है ये वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला वाटर स्कैरसिटी होता क्या है, व्हाट। उसके बाद क्यों होता है, व्हाई। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, क्यों होता है, वो हम स्टडी करेंगे, व्हाट और व्हाई। और उसके बाद तीसरा चीज़ होगा क्यों वाटर को कंजर्व और मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक यहाँ पे है, ये रहा तीसरा टॉपिक। ये होगा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स यानी डैम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पे, एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, यही मेन चीज़ है इस टॉपिक में, वो हमें स्टडी करना है। इसी के साथ जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, चौथा टॉपिक, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, व्हाट, ठीक है, और कैसे किया जाता है, हाउ। इस 2 सवाल का हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्या क्या अलग अलग तरीका है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, वो हम स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पे। बस यही होगा चौथा और लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीका बताया हुआ है और चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। लास्ट में है एक्सरसाइज। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त हम बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी कैपेबल हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के ऊपर और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक लेना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको शायद पहले से पता होगा कि अर्थ का जो सरफेस है ना, उस सरफेस का 3/4 हिस्सा, 75% जो हिस्सा है वो क्या है, वाटर से कवर है। ठीक है, ये पहला बात आप जानें कि अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। लेकिन इस 3/4 पार्ट में से उसका काफ़ी स्मॉल पार्ट, ठीक है, जो कि है फ्रेश वाटर है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर जो है वो मेनली हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन करते हैं। ग्राउंड वाटर तो आप समझते हैं, कुआं, कल, बोरिंग पाइप लगाकर हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है कि देखिए, मान लीजिए कि किसी भी एरिया पे बारिश हुआ। ठीक है, बारिश होने के बाद कुछ पानी जो है वो मिट्टी के अंदर इनफिल्टरेट हो जाएगा, मिट्टी उसको सोख लेगा, अर्थ ग्राउंड में चला जाएगा वो पानी। और कुछ पानी जो है जो अर्थ पे नहीं जा पाता है वो सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, एक्सेस वाटर। इसी एक्सेस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कभी स्ट्रॉम आया या फिर कोई ग्लेशियर मेल्ट कर गया, तो वो पानी अगर अर्थ नहीं सोख पाता है तो वो क्या होता है, सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, तो यही जो वाटर फ्लो कर रहा है उसी वाटर को क्या कहते हैं, सरफेस रन ऑफ कहते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो ये जो फ्रेश वाटर जो है ना, वो मेनली हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यही 2 सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। एक होता है सरफेस रन ऑफ और दूसरा होता है ग्राउंड वाटर। एक और सोर्स है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब रेनफॉल, वहाँ से तो ऑब्टेन करते ही है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सरफेस रन ऑफ है और ये जो ग्राउंड वाटर है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है और रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ज़मीन है, और ये ऊपर में क्या है बताइए, एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पानी है, पानी का जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है अर्थ सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर तक और एटमॉस्फेयर से लेकर अर्थ सरफेस तक, इस कंटिन्यूअस मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इसमें पहले पानी का एवापोरेशन होता है यहाँ पे, ये पानी ऊपर में जाके फिर कंडेंसेशन से
वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर प्रेसिपिटेशन से ये रेनफॉल से ये पानी वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का दो एडवांटेज है। इससे जो वाटर है, खासकर से ये जो सरफेस रन ऑफ और जो ग्राउंड वाटर है, ये कंटिन्यूसली क्या होता है, रिन्यू होता है। ठीक है, मतलब साफ़ हो जाता है और रिचार्ज होता है। ठीक है, कहीं पे पानी अगर कम गया है तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से वहाँ पे कमा हुआ पानी का भरपाई होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो अर्थ पे जितना भी पानी है वो लगातार इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता रहता है, मतलब वो पानी लगातार रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है। इसीलिए हम लोग वाटर को क्या कहते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। मतलब अगर आप वाटर को ऐसे ही छोड़ दें तो इस रिसोर्स के अंदर इतना कैपेसिटी है कि ये खुद ब खुद अपना लेवल जो है वो वापस रिस्टोर कर लेगा एक हेल्दी लेवल पे। ठीक है, तो वाटर एक कौन सा टाइप का रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर कैसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो आपको यही बात लिखना है कि अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर है। इस 3/4 पार्ट में से हम लोग काफ़ी स्मॉल पार्ट ही जो है फ्रेश वाटर के रूप में हमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसको हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फ्रेश वाटर है वो मेनली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन करते हैं। और ये सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली रिन्यू और रिचार्ज हो रहा है थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अर्थ पे जितना भी पानी है वो लगातार हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता रहता है, जिस वजह से वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही रिन्यू और रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन का कोई यहाँ पे रोल है नहीं। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इतना प्रिपेयर कर लेंगे आप। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल आएगा यहाँ पे। हमने अभी देखा कि अर्थ का 3/4 पार्ट जो कि है वाटर से कवर है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, रिन्यू और रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तभी भी हम आज के डेट में कैसा टर्म सुन रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी का टर्म सुन रहे हैं। अक्सर आप भी सुने होंगे कि पानी का कमी हो रहा है, किल्लत हो रहा है, बहुत लोग पानी की कमी से मर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रहा है, क्यों ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 साल तक नियरली 2 बिलियन लोग वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे होंगे। ऐसा क्या रीज़न है कि वाटर स्कैर्सिटी हो रहा है, जबकि हमें पता है वाटर इतना ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और साथ ही साथ वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, तब भी वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। समझे कि नहीं इतना? चलिए, सबसे पहले समझते हैं वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है। इसका डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन यही है। अगर आप डेफिनेशन नहीं भी पढ़े, आप खुद ही सोचें, वाटर स्कैर्सिटी का मतलब पानी का कमी होना। तो इसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ वाटर यूसेज विद इन अ रीजन। मतलब किसी भी रीजन में अगर वहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का कमी है, अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है और इस वजह से लोग अपना वाटर का जो यूसेज है वो पूरा नहीं कर पा रहे, वो वाटर का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो ये वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और अक्सर जब भी हम वाटर स्कैर्सिटी के बारे में सुनते हैं तो ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कैसा इमेज बनता है, हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं राजस्थान के बारे में, जहाँ पे जो वुमेन है वो अपने सिर पर मटका लेके काफ़ी दूर तक चली जा रही हैं पानी लाने के लिए। ऐसा इमेज हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, और ये बात सही भी है। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन तो वाटर स्कैर्सिटी कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। इस लाइन को समझिए। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। कहीं पे वाटर ज़्यादा है, कहीं पे वाटर कम है, फिर कहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, कहीं पे मीडियम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो वाटर रिसोर्स जो है वो वेरी करता है ओवर स्पेस। स्पेस का मतलब यही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। ठीक है, एंड टाइम, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में, मतलब एक ही जगह है मान लीजिए, अलग अलग समय पे यहाँ पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। किसी सीज़न में ज़्यादा पानी हो जाता है, किसी सीज़न में कम पानी हो जाता है। तो वाटर रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो जगह के हिसाब से भी वेरी करता है और समय के हिसाब से भी वेरी करता है। ठीक है, और ये वेरी करने का मेन रीज़न क्या है, ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन का मतलब सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए रेनफॉल। ऐसे इसका मीनिंग और भी वास्ट है, लेकिन आप सिंपल यहाँ के लिए आप इसका मीनिंग सिर्फ रेनफॉल समझ के चलिए। ठीक है, तो अलग अलग सीज़न में जो रेनफॉल होता है उस पर डिपेंड करता है
कि किसी भी रीजन पे कितना वाटर रिसोर्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन समझ में आया होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो स्पेस एंड टाइम पे वेरी करता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे वाटर अलग अलग अमाउंट में अवेलेबल होता है, और इसका मेन रीज़न यही है कि उस जगह पे प्रेसिपिटेशन अलग अलग सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो वाटर स्कैर्सिटी का जो मेन रीज़न है ना, ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि वाटर स्कैर्सिटी 3 रीज़न से होता है। सबसे पहला रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीज़न ये। ठीक है, मतलब वाटर का जितना कैपेबिलिटी है रिचार्ज होने का, आप उससे ज़्यादा वाटर यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। फिर एक्सेसिव यूज़, ये लगभग इसी की तरह ही सिमिलर टर्म है ये। ठीक है, और तीसरा रीज़न है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो कुछ पावरफुल लोग हैं यहाँ पे जो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ कर ले रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको कम पानी मिल रहा है। ठीक है, तो वाटर के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि अनइक्वल एक्सेस है। कुछ लोगों को ज़्यादा पानी मिल रहा है, कुछ लोगों को कम पानी मिल रहा है। तो इस अनइक्वल एक्सेस का वजह से भी जो वाटर स्कैर्सिटी है वो देखने को मिलता है। समझे कि नहीं? तो ये तो हो गया ब्रॉड रीज़न कि ओवरऑल अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो वाटर स्कैर्सिटी क्यों होता है, तो ये 3 रीज़न से होता है: ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समझे कि नहीं समझे? तो इस तीनों रीज़न को आप अभी याद कर लीजिए। क्वेश्चंस कैसे आएगा हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। एक बार अगर हम रिकैप करना चाहें कि अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा यहाँ से यहाँ तक में कि वाटर कैसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हमने समझा। फिर हम बात किए कि वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम देखे, और एक हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन समझा। ठीक है, और अभी जस्ट हाल फिलहाल में अभी हमने समझा कि वाटर स्कैर्सिटी का 3 रीज़न है। रिपीट कीजिए क्या क्या 3 रीज़न है। नंबर 1 ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 2 इसी का जैसा ही टर्म है एक्सेसिव यूज़, और नंबर 3 क्या है बताइए? अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ये 3 रीज़न का वजह से ज़्यादातर केसेस में वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इसका वाटर स्कैर्सिटी होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी होने का, वो है ये लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, हम कई सारा ऐसा एरिया भी देखते हैं जहाँ पे एम्पल वाटर रिसोर्स, सफिशिएंट वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो एरिया या फिर रीजन जो है वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहा है। इसका एग्जांपल है सिटीज़। ठीक है, हमारे शहर में ये देखने को मिलता है कि पानी तो है लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है। तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन है, और उससे भी बड़ा बात ये पॉपुलेशन लगातार ग्रो करते जा रहा है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होते जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि वाटर स्कैर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होने का वजह से पानी का जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगा, और लोगों में अनइक्वल एक्सेस, जिसके पास रिसोर्सेस है, पैसा है, वो ज़्यादा पानी ले पाएगा, और जिसके पास कम है वो उसको कम पानी मिलेगा। तो ये सब रीज़न का वजह से जो है वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलता है। तो वाटर स्कैर्सिटी का पहला रीज़न आप तैयार कर लेंगे, ये है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रीज़न पे कि क्यों वाटर स्कैर्सिटी होता है। दूसरा रीज़न है एग्रीकल्चर। देखिए जब पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है तो उस पॉपुलेशन को डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, उस पॉपुलेशन को अगर आपको फीड करना है, खाना खिलाना है, तो आपको ज़्यादा फूड भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीकल्चर चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना है तो वाटर रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर पाए? इरिगेटेड एरिया को एक्सपैंड कर पाए फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूजुअली हम कहाँ पे करते हैं, मतलब किस सीज़न में करते हैं? जब बारिश होता है। ठीक है, तब पानी अवेलेबल होता है, तब हम एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन चूँकि पॉपुलेशन साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, हमें उस सीज़न में भी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा जो सीज़न ड्राई होता है, जब बारिश नहीं होता है। तो जब बारिश नहीं होता है तब हम पानी कहाँ से लाएंगे? इरिगेशन से लाएंगे, और इसी इरिगेशन को करने के लिए हम वाटर को क्या कर ले रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं। मतलब वाटर जितना स्पीड से रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से हम वाटर को यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बताइए? वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रहा है, पानी का कमी हो जा रहा है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे ये बात? चलिए,
तो दूसरा रीज़न हम समझ रहे हैं कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है ये मेन रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी का, क्योंकि पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होने का वजह से हमें ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, वो भी ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में। ठीक है, फिर आज के डेट में ज़्यादातर फार्मर्स जो है उनके पास क्या है, अपना वेल और ट्यूबवेल से अपना कुआं और कल लगा के रखे हुए हैं वो अपने फार्म्स में, ताकि वो इरिगेशन कर पाए और ताकि वो ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आप समझ ही रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार डिक्रीज़ होते जा रहा है, इससे जो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है वो सीवियरली अफेक्ट हो रहा है, और पानी का कमी आएगा तो फूड सिक्योरिटी जो है वो भी हैम्पर होगा, फूड भी हमें सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे जो एग्रीकल्चर है वो वाटर स्कैर्सिटी में अपना रोल प्ले कर रहा है। समझे कि नहीं समझे ये बात? इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछेंगे कि हाउ इज़ एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर कैसे रिस्पॉन्सिबल है वाटर स्कैर्सिटी के लिए? तो आपको ये जो हम ब्लू अंडरलाइन कर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप लिख देंगे कि फार्मर्स के पास ज़्यादातर अपना वेल्स और ट्यूबवेल्स वो इंस्टॉल करके रखे हुए हैं अपने फार्म्स में। ठीक है, अपने फार्म्स में वो वेल्स और ट्यूबवेल्स लगा के रखे हैं, जिस वजह से वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है और फूड सिक्योरिटी भी इफेक्ट हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? इतना बात आप लिख देंगे। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि बताइए कौन सबसे ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है ना, ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, एक मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने दो रीज़न देख लिया है जिससे वाटर स्कैर्सिटी होता है। नंबर 1 रीज़न है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर 2 रीज़न है इरीगेटेड एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने 3 रीज़न देख रखा था, ये तो हमने सिंपल एक ओवरऑल रूप से देखा था कि मेन वाटर स्कैर्सिटी होने का ये 3 रीज़न है। अब ये सब जो रीज़न हम देख रहे हैं ये ज़्यादा मोर स्पेसिफिक रीज़न है, ज़्यादा पर्टिकुलर रीज़न है ये। ठीक है, चलिए अभी हम बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आंसर आपको देना है। अब हम आते हैं तीसरे रीज़न पे कि क्यों वाटर स्कैर्सिटी होता है। तीसरा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखिए, इंडिपेंडेंस का बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि इंडिया में काफ़ी तेज़ गति से मतलब इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ। देखिए, आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल हाउसेज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स MNCs के वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ का जो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, इससे जो मैटर है वो और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को लेके इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वाटर रिसोर्सेज पे। कैसे? देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो है वो वाटर तो यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ हेवी यूज़र है वाटर का। इंडस्ट्रीज़ को जो रन करने के लिए जो पावर चाहिए होता है ना, वो पावर भी कहाँ से आता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही होता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड कहाँ से आता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है। मतलब इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 22% हिस्सा पानी के हेल्प से जनरेट किया जाता है। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनको अपना इस्तेमाल के लिए पानी तो चाहिए ही, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? पावर चाहिए। और ये पावर कहाँ से आ रहा है? पानी के हेल्प से ही जनरेट हो रहा है। तो दो तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से वाटर स्कैर्सिटी होता है। अब बात हम करते हैं अर्बनाइजेशन पे। अर्बनाइजेशन के ऊपर ये पॉइंट है, देखिए, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम। अर्बन सेंटर्स जो है वो तेज़ गति से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और डेंस पॉपुलेशन होता है। डेंस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। एक ही छोटा सा ज़मीन पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और इन सब लोगों का वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल हो रहा है। बोरिंग पाइप लगाकर यहाँ पे वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो यहाँ पे बोला है, इस वजह से जो वाटर का जो डिमांड है और जो एनर्जी का डिमांड है वो तो बढ़ ही रहा है। एनर्जी समझ रहे हैं ना कि इनको पावर भी तो चाहिए, और वो पावर कहाँ से आ रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा उसका। तो इससे प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम देखें कि कैसे अर्बनाइजेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है वाटर स्कैर्सिटी को। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हमने समझ लिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट है वाटर रिसोर्सेज पे? तो आपको ये जो पूरा अंडरलाइन कर रखे, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट, और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये हो गया अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए
और आप ये डेटा भी याद रखें, अगर आप आंसर में इस तरीके से आंसर लिखते हैं कि इंडिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 22% हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है, तो इससे एग्जामिनर काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है, कि आपको काफ़ी एक्यूरेट नॉलेज है। तो इसको आप याद रखिए, जरूर आप अपने आंसर में इंक्लूड करें ये लाइन को, ठीक है। चलिए, क्योंकि जनरल आंसर तो सब कोई लिखता है और यहीं पर टॉपर और एवरेज बच्चा सेपरेट हो जाता है। अगर आप ये थोड़ा डेटा के साथ लिखेंगे तो एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन जमेगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर यहाँ पे और भी कुछ बात बोला गया है अर्बनाइजेशन को लेके। बोला गया है कि ज़्यादातर जो सिटीज़ में जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो फ्लैट सिस्टम है या फिर जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वो उनके पास अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होता है। मतलब जो वो बोरिंग पाइप लगा के रखे होते हैं जो नीचे का पानी एकदम काफ़ी नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे और एक्सपेंड किया गया है। चलिए, तो अभी तक हमने 3 रीज़न देख लिया कि कैसे वाटर स्कैर्सिटी होता है, समझे कि नहीं समझे। अगर एक बार हम रिकैप करें कि क्यों वाटर स्कैर्सिटी होता है, सबसे पहला रीज़न ये हो गया लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा रीज़न हो गया इरिगेटेड एग्रीकल्चर, और तीसरा रीज़न हो गया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब अगले चौथे रीज़न पे मूव करते हैं। चौथा रीज़न है क्वालिटी के ऊपर, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अभी तक हमने जो तीनों रीज़न देख रखा है, नंबर 1 ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर 2 इरिगेटेड एग्रीकल्चर और नंबर 3 इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये तीनों ही रीज़न जो है वो क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं कि पानी का ज़्यादातर क्वांटिटी यूज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्वालिटी के ऊपर। पानी का क्वालिटी ख़राब होने का वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी होता है, ठीक है। देखिए, वो यहाँ पे लिखा है कि वी हैव फोकस्ड, अभी तक हमने सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस किया है। अब हम एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करेंगे जहाँ पे वाटर तो सफिशिएंटली अवेलेबल है जिससे कि लोगों का नीड पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो एरिया जो है वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहा है। और ये सफ़र करने का रीज़न क्या है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए, हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि इवन इफ़ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है लोगों का ज़रूरत पूरा करने के लिए, लेकिन ये जो वाटर अवेलेबल है ना, ये वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। किससे किससे, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इन सब चीज़ों से ये वाटर पॉल्यूटेड है। जिस वजह से इसको अगर ह्यूमन यूज़ करेंगे ना तो वो ह्यूमन के लिए हाजर्डस यानी हानिकारक होगा। तो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर का वजह से भी क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर का वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी होता है। तो ये हो गया चौथा रीज़न वाटर स्कैर्सिटी का, समझे कि नहीं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसको बोला जाता है जल जीवन मिशन, ठीक है। रूरल एरियाज़ में खासकर से इसका फोकस था। इसका गोल यही था, द गोल ऑफ JJM जल जीवन मिशन ये था कि एवरी रूरल हाउस होल्ड को एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ़ टू ड्रिंक, ठीक है। मतलब एक साफ़ पानी हर एक घर को पहुंचाया जाए। किस क्वांटिटी से, तो देखिए ये 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा का मतलब होता है हर एक इंसान को, एक इंसान को रोज़ाना 55 लीटर इस मेज़र के हिसाब से हर एक घर में पानी पहुंचाया गया, ठीक है। कैसे, पाइप के थ्रू। हर जगह क्या किया गया, टैप लगा दिया गया। ये देखिए, ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शन, हर जगह नल लगाया गया और उसमें इसी क्वांटिटी के हिसाब से पानी सप्लाई किया जाने लगा, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में भी आप ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यही हो गया टोटल रीजन वाटर स्कैर्सिटी का। एक बार हम रिकैप करें तो टोटल हमने 4 इस टॉपिक में हमने देखा है वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है। उसके बाद अगर ब्रॉड रूप में बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी का ये मेन 3 रीज़न है, और ज़्यादा स्पेसिफिक वे में बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी का 4 रीज़न हमने देखा। नंबर 1 ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर 2 इरिगेटेड एग्रीकल्चर, नंबर 3 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और नंबर 4 बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये 4 रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी होने का, समझे कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो नीड ऑफ द आवर यही है कि जो वाटर रिसोर्सेस है उसको कंजर्व करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर पाए, टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड, हम अपने आप को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा पाए, हमें साफ़ पानी मिले, ठीक है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, अगर वाटर अवेलेबल रहेगा तो हमें फूड भी टाइमली और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, हमारा लाइवलीहुड कंटिन्यू होगा और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रहेगा, इंडस्ट्रीज रन कर पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, ये तो सिर्फ हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, पानी का कमी की वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी हैम्पर होगा, ठीक है। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को कंजर्व और मैनेज करना पड़ेगा।
अगर हम वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिस मैनेजमेंट करते रहे तो ये वाटर रिसोर्सेज जल्दी क्या होगा, इम्पोवरिश यानी बैड क्वालिटी, उसका क्वांटिटी भी कम जाएगा, काफ़ी पुअर हो जाएगा ये, ठीक है। और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा जिसका हमारे लाइफ पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब रीज़न का वजह से वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक के ऊपर, आपसे पूछेंगे कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करें, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी हमने देख लिया। फिर एक क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। तो वाटर स्कैर्सिटी का डेफिनेशन आप यही वाला लिख लेंगे पूरा, ठीक है। ये जो हम आपको लिखाए थे ये डेफिनेशन लिखेंगे। और कॉजेज का अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यही 3 पॉइंट को 3 पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है, तो इससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पॉपुलेशन वाला पॉइंट, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वाला पॉइंट और लास्ट में बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ये वाला, ये 4 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप चाहे तो इसका सिर्फ हेडिंग लिख के भी छोड़ सकते हैं, ये सब मेन रीजन्स है वाटर स्कैर्सिटी का, ठीक है। चलिए, इतना प्रिपेयर कर लेंगे इस टॉपिक से तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। चलिए, अब हम मूव कर जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसमें हम डैम्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि आप भी थोड़ा थक गए होंगे, हम भी थोड़ा थक गए। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम इस वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व और मैनेज करें, ठीक है, कैसे बचाएं और मैनेज करें। देखिए, तो हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम से ही जो है वाटर को हम लोग कंजर्व करते आ रहे हैं और मैनेज करते आ रहे हैं। पहले से ही हमारे कंट्री में कई सारे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे कि डैम्स जो कि स्टोन रबल से बने हुए होते हैं, रिजर्वर्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट, कैनल्स, ये सब हम लोग पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर इरीगेशन, ठीक है। तो आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया में भी हम इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। कैसे? बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। बेसिन वर्ड का मतलब समझते हैं ना। मान लीजिए ये कोई रिवर यहाँ से बह रहा है, ये रिवर मान लीजिए इस दिशा में बह रहा है, तो इसके आसपास का जो रीजन, ठीक है, जहाँ से ये पानी लेता है ये रिवर, ये आसपास का रीजन को क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना, ये पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बात लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री में एंशिएंट टाइम से ही डैम्स का प्रचलन रहा है, तो आज के डेट में यानी मॉडर्न इंडिया में भी हम इस डैम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है, इसमें लिखा है कि ये डैम्स होता क्या है, व्हाट आर डैम्स, और ये डैम्स कैसे हेल्प करता है वाटर को कंजर्व और मैनेज करने में, वो हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि डैम्स होता क्या है। तो डैम्स का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अ डैम इज़ अ बैरियर। सबसे पहले डैम एक बैरियर को बोला जाता है। डैम का हिंदी होता है बांध, ठीक है। डैम एक ऐसा बैरियर है जो बनाया जाता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट्स या फिर रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए कि मान लीजिए ये कोई नदी है, नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, इस दिशा में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि नदी के बीचों बीच एक टाइप का बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइप का वॉल बना दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे अटक रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है, या फिर इम्पाउंडमेंट या फिर लेक कह सकते हैं। रिजर्वायर और लेक में यही डिफरेंस है कि ये नेचुरल होता है और रिजर्वायर ये मैन मेड होता है, ठीक है, जमा हुआ पानी को ही कहा जा रहा है दोनों को। तो ये जो रिजर्वायर बना इसी को क्या कहेंगे? डैम कहेंगे, समझे। तो वही बोला गया कि डैम क्या है? एक बैरियर है। ये अगर नदी है तो इसके बीचों बीच अगर आप एक वॉल बनाते हैं तो ये जो डैम है ये एक बैरियर हो जाएगा जो कि फ्लोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से जो पानी बह रहा था अब इसको बहने से रोक रहा है, ठीक है। पानी अब यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? जमा होना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ही पानी यहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक है। डायरेक्ट या फिर रिटार्ड करता है फ्लो को, ठीक है, पानी का दिशा चेंज कर देता है या फिर
पानी का स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। और ये जो डैम है ये क्या क्रिएट करता है, एक रिजर्वायर, लेक या फिर इम्पाउंडमेंट यानी ठहरा हुआ पानी क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखिए, तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो है ये एक डैम का पिक्चर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बैरियर बनाया गया है। यहाँ पे ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये बैरियर है और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिजर्वायर, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिलवे, ठीक है। यहाँ से पानी रिलीज़ होता है। देखिए, तो डैम जो है ना, डैम हम इस रिजर्वायर को बोलते हैं रैदर देन द स्ट्रक्चर। बहुत लोग सोचते हैं कि डैम का मतलब ये स्ट्रक्चर को डैम बोला जा रहा है, तो यूजुअली हम लोग डैम इसको नहीं कहते हैं, हम लोग डैम इस रिजर्वायर को कहते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर डैम्स में एक सेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, स्पिलवे, यानी ये गेट को स्पिलवे कहा जा रहा है। ये गेट के जरिए क्या होता है, वाटर क्या तो थोड़े थोड़े देर बाद या फिर कंटिन्यूसली वाटर रिलीज़ होता रहता है, ठीक है। फिर डैम्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, या फिर किस पर्पस से बनाया गया है उस डैम को, या फिर डैम का हाइट कितना है। इस सब के बेसिस पे डैम्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे क्लासीफाई करें डैम्स को, तो डैम्स टिम्बर डैम्स हो सकते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स हो सकते हैं, मैसनरी डैम्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हाइट के हिसाब से अगर डैम्स को क्लासीफाई करें तो डैम्स क्या तो लार्ज डैम होते हैं या फिर मेजर डैम होते हैं, या फिर ऑल्टरनेटली हम लो डैम, मीडियम हाइट डैम्स, हाई डैम्स ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ क्लासिफिकेशन है, आप अपने दिमाग में रखिए। बाकी जितना हम अंडरलाइन किए हैं उतना आपको प्रिपेयर करना ही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि वाटर डैम्स, तो डैम्स क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि डैम्स कैसे वाटर को कंजर्व और मैनेज करने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं? चलिए, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको अगर एक जगह पे चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में विजिट करेंगे www.cbscguidanceweb.com। यहाँ पे जाएंगे और क्लास 10 वाले सेक्शन में आप जाएंगे, आपको इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो को देखने का बाद आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तब उस क्वेश्चन आंसर पर जाइएगा, तब आपको वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पर जंप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको बहुत मेहनत पड़ेगा उस क्वेश्चन आंसर को याद करने में। लेकिन चैप्टर देखने का बाद आप उस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आप उसका वैल्यू समझ पाएंगे, ठीक है, और जल्दी आपसे प्रिपेयर भी हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ट्रेडिशनली डैम्स को जो हम बनाते थे ना, वो बनाया जाता था ताकि हम रिवर्स को इम्पाउंड कर पाए। इम्पाउंड यानी रिवर के वाटर को रोक पाए, ठीक है, और रेन वाटर को रोक पाए, और इस रेन वाटर को एक जगह पे इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करने से ये क्या बन जाएगा, रिजर्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसी रिजर्वायर के पानी को हम लोग यूज़ करेंगे टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड को इरीगेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ट्रेडिशनली ये यूज़ रहा है डैम्स का, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम डैम्स का यूज़ और भी चीज़ों के लिए करते हैं। डैम्स का यूज़ इरिगेशन के लिए तो करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए, इनलैंड नेविगेशन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, थ्रू कैनल्स और रिवर्स, और फिश ब्रीडिंग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए भी हम डैम्स का यूज़ करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम। तो डैम का ये सब एडवांटेज है, इतना ही आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। आप इसको अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1 इरीगेशन आप देंगे, दूसरा पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तीसरा पॉइंट में आप लेंगे ये वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़, चौथा पॉइंट में आप फ्लड कंट्रोल देंगे, पाँचवा में ये, सिक्स्थ में ये, सेवन्थ में ये, ठीक है। 7 एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 पॉइंट में लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो हैंस इसीलिए डैम्स का इतना सारा यूज़ है, इसीलिए हम डैम्स को क्या कहते हैं आज के डेट में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं, मीनिंग आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब डैम्स का इतना सारा यूज़ है, इसलिए डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। वेयर द मैनी यूजेस ऑफ इम्पाउंडेड वाटर, इम्पाउंडेड का मतलब ठहरा हुआ पानी, ठीक है, इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। तो वाटर का, ठीक है, तो वाटर का जो बहुत सारा यूज़ है वो यहाँ पे मतलब इंटीग्रेट हो रहा है। एक ही वाटर को हम लोग बहुत सारा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझाया गया है कि जो सतलज ब्यास नदी है ना, यहाँ पे एक डैम बना है जिसको बोलते हैं बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है।
यहाँ का जो पानी है, इस पानी को हम लोग दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1, एक तो हाइडल पावर प्रोडक्शन, बिजली तो बनाती है, और साथ ही साथ इस पानी से हम इरिगेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे इस इम्पाउंडेड वाटर का मल्टीपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिया गया है हीराकुड प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये हीराकुड प्रोजेक्ट महानदी बेसिन में बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके लिए तो किया जाता है, और साथ ही साथ फ्लड कंट्रोल के लिए भी किया जाता है इस डैम का यूज़, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। सबसे मेन पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सब हो गया एडवांटेजेस ऑफ डैम्स या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। फिर आगे देखिए, इंडिपेंडेंस का बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पे काफ़ी जोर दिया जाने लगा, क्योंकि इसको माना जाता था एज अ व्हीकल जो कि नेशन को डेवलप करने में और प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी हमारा कॉलोनियल पास्ट के टाइम पे जो भी लॉस हुआ था, उस लॉस को मेकअप करेगा ये डैम्स, ठीक है। ये सोचा जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली ये प्रोक्लेम किया था कि डैम्स क्या है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का मंदिर है। डैम को इतना ये वैल्यू दिए थे। रीज़न वही था कि डैम से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर और विलेज इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रहा है इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी के साथ में। इंटीग्रेट यानी जुड़ रहा है। देखिए, दो चीज़ें, एक तरफ तो अर्बन इकोनॉमी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये काफ़ी तेज़ गति से हो रहा था, और दूसरा तरफ है विलेज इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। तो इन दोनों का ही जो डेवलपमेंट है ना, वो जोड़ रहा है, दोनों एक साथ ग्रो करेगा डैम्स का हेल्प से। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या कहा था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि हु प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आपको लिखना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने समझ लिया डैम्स होता क्या है, डैम्स का क्या क्या एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं डैम्स का डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखिए, लिखा है कि इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी जो लार्ज डैम्स है, ये काफ़ी स्क्रूटनी के अंदर आ चुके हैं। मतलब इसका काफ़ी डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, और लोग इसको काफ़ी अपोज भी कर रहे हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो क्या क्या रीजंस है जिससे डैम्स का अपोजिशन हो रहा है, वो हम देखेंगे। देखिए, मतलब डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब रेगुलेटिंग एंड डैमिंग्स ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम। देखिए, इसको समझिएगा, काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। यह मान लीजिए कोई रिवर है जो इस दिशा में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम यहाँ पे, और यहाँ पे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और बीच में हम मान लिया यहाँ पे एक बैरियर बना रहे हैं, एक डैम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। डैम से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। इतना तो समझते हैं। अब देखिए, ये ज़्यादा हाइट में है, यहाँ से पानी पहले नदी जो है नेचुरली फ्लो करता हुआ आ रहा है। तो नदी सिर्फ पानी ही नहीं फ्लो करता है, नदी में पानी के साथ साथ जो सेडिमेंट है, ठीक है, जो मिट्टी है, वो भी फ्लो करता है पानी के साथ साथ। अब चूंकि यहाँ पे एक बैरियर बन चुका है, तो ये मिट्टी आके कहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। इस रिजर्वायर के नीचे में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम जाता है, ठीक है। और इस दिशा में जो जा रहा है सिर्फ पानी जा रहा है, मिट्टी तो यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, मिट्टी यहीं पे रुक जा रहा है। तो पानी जाने का वजह से जो यहाँ पे जो स्ट्रीम है, ये काफ़ी क्या हो जा रहा है, रॉकियर, यहाँ पे काफ़ी पत्थरीला स्ट्रीम बन जा रहा है कि नहीं। और इस पथरीला स्ट्रीम का मतलब पथरीला रिवर का वजह से क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी हैबिटेट मतलब एक्वेटिक लाइफ काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। पुअर हैबिटेट, हैबिटेट का मीनिंग आपको बहुत बार समझा चुके हैं, किसी भी एनिमल का रहने का जगह को हैबिटेट कहते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ का जो ये जो घर है ना, रिवर, ठीक है, ये घर बिगड़ जाता है इस डैम्स का बनने से। समझे कि नहीं समझे, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम रिवर्स को रेगुलेट करते हैं, मतलब उसका फ्लो को रोकते हैं और डैम बनाते हैं, तो उसका नेचुरल फ्लो जो है वो इफेक्ट होता है। नेचुरल फ्लो इफेक्ट होने से पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है, ठीक है, मिट्टी अच्छा से फ्लो नहीं कर पाता है। और ज़्यादातर जो मिट्टी है, ज़्यादातर जो सेडिमेंट है, वो कहाँ पे जम जाता है, बॉटम ऑफ द रिजर्वायर में जम जाता है। जमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो स्ट्रीम बेड है वो रॉकियर यानी पथरीला हो जाता है, और साथ ही साथ जो रिवर का जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए एक पुअर हैबिटेट तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला नेगेटिव इम्पैक्ट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट या फिर लार्ज डैम्स का, याद रहेगा आपको। चलिए, आ जाते हैं दूसरे इम्पैक्ट पे, दूसरा डिसएडवांटेज पे।
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि डैम्स ऑल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फाउना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। तो डैम्स जब भी बनता है तो इससे क्या होता है कि रिवर्स फ्रैगमेंट होता है, उसका फ्लो ब्रेक हो जाता है, या फिर डैम्स कोई और या फिर रिवर जो है अलग अलग तरीके से भी बहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इससे जो एक्वेटिक फाउना है, जो पानी में रहने वाले जो लाइफ है, उनको माइग्रेट करने में काफ़ी मुश्किल आता है। ठीक है, खासकर से जो कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो स्पेसिफिक जगह पे जाके स्पॉनिंग यानी एग रिलीज़ करती है, अंडा देती है। ठीक है, तो जब डैम्स बन जाता है तो इनका माइग्रेशन पाथ जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज डैम्स का। समझे कि नहीं? इससे मतलब आप सिंपल याद रखेंगे कि एक्वेटिक फाउना को माइग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होता है, खासकर से स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग का मतलब होता है एग रिलीज। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज डैम्स का ये है कि जो रिजर्वायर बनता है उससे क्या होता है कि क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू डीकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये रिवर था, यहाँ पे मान लीजिए हमने डैम बना दिया, डैम बनने की वजह से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा रिजर्वायर बन गया। ठीक है, तो रिजर्वायर जो बना तो यहाँ का जो एरिया है जिसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं, ये एरिया पे जितने भी वेजिटेशन प्लांट्स थे और जितना भी मिट्टी था यहाँ का, वो क्या हो गया, डूब गया, सबमर्ज हो गया। ठीक है, और पानी में डूबने का बाद कुछ टाइम बाद ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज यानी सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है डैम्स का। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो लॉस होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो 3 डिसएडवांटेज अभी तक हमने देखा है, आगे और भी है। देखिए, चौथा यहाँ पे बताया गया है ये वाला, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम आंदोलन। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या फिर लार्ज डैम का वजह से कई सारे आंदोलन सामने आए हैं। उनमें से 2 आंदोलन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है तेहरी डैम आंदोलन। रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरीली बीन ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ये आंदोलन करने का मेन रीज़न यही है कि ये लोग इस डैम्स को अपोज कर रहे हैं, मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब आप समझे, साइंस में हम पढ़ाए थे, इसका मतलब होता है बाधा देना। ठीक है, तो लोग यहाँ पे इस डैम्स के खिलाफ, डैम्स को बनने में बाधा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है, जहाँ पे डैम्स बन रहा है, वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। मतलब मान लीजिए ये रिवर था, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, तो यहाँ पे रिजर्वर बनेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन चाहिए होता है। तो आसपास का जो लोकल कम्युनिटी है यहाँ से भी हटाया जाएगा, क्योंकि पानी रिलीज़ होगा तो कभी कभी फ्लड भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ का काफ़ी जगह खाली कराया जाता है। तो ये जो लोकल कम्युनिटी है वो लार्ज स्केल डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है, कहीं और बसाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ इस आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये 2 आंदोलन का नाम आप याद रखेंगे, पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है तेहरी डैम आंदोलन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि एनलिस्ट 2 सोशल मूवमेंट्स कॉज्ड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स की वजह से कम 2 मूवमेंट का नाम बताइए। तो एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है तेहरी डैम आंदोलन। ठीक है, देखिए फिर और इसको यहाँ पे एलाबोरेट किया गया है कि इस मूवमेंट में एक्चुअली होता क्या है। लोकल पीपल जो है वो अक्सर क्या करते हैं, अपने ज़मीन को दे देते हैं, अपने लाइवलीहुड जो अपना काम करते हैं वो छोड़ देते हैं, और जो उनका एक्सेस है और कंट्रोल है ओवर द रिसोर्सेज, यहाँ पे जो रिवर्स है, यहाँ पे पहले जो नेचुरल वेजिटेशन था, जो भी चीज़ था, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल था, उस पर ये लोकल कम्युनिटी इसको यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का यूज़ को भी ये लोकल पीपल गिव अप कर देते हैं, ताकि क्या हो, देश का भला हो पाए, ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन हो पाए। समझे, डैम्स बनेगा तो बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, ये सोच के ये लोग क्या करते हैं, इस जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, जगह छोड़ने का मतलब अपना ज़मीन छोड़ना, अपना रोजी रोटी छोड़ना और अपना रिसोर्सेज पे कंट्रोल और एक्सेस छोड़ देना। ठीक है, तो ये लोकल पीपल काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं एक डैम्स बनने के दौरान। लेकिन ये डैम्स जब बन जाता है ना, तो ये लोकल पीपल को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। ज़्यादातर बेनिफिट किसको मिलता है, तो बड़े लैंड ओनर्स हो गए, लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और फ्यू अर्बन सेंटर्स ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं इस डैम का। ठीक है, तो डैम बनने का जो कॉस्ट है, जो सेक्रीफाइस है, ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट है कोई और ही उठा के ले जा रहा है इस डैम का। समझे कि नहीं? तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो एक कोई गरीब इंसान है किसी भी एक विलेज का, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो उसको रेयरली कोई बेनिफिट मिलता है ऐसे कोई प्रोजेक्ट से। ठीक है, देखिए आगे फिर यहाँ पे बताया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। इसका बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको हम चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेव नर्मदा मूवमेंट। ठीक है,
ये सबसे पहला बात तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है जो क्या किया था, ट्राइबल पीपल हो गया, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सबको मोबिलाइज़ किया था, मतलब इन सबको अपने अंडर लिया था और किसके खिलाफ आंदोलन लॉन्च किया था, सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था नर्मदा रिवर पे गुजरात पे, उसके खिलाफ ये आंदोलन इन लोगों ने मिलकर लॉन्च किया था। ठीक है, शुरुआत में इस आंदोलन का एम यही था कि जो ट्रीज़ है जो सबमर्ज हो जाएंगे यानी जो डूब जाएंगे डैम का बनने का वजह से, ये ट्री से क्या होगा, इन्वायरमेंटल इशू, ट्री का जब लॉस होगा तो इन्वायरमेंटल इशू पैदा होगा। तो शुरुआत में इस आंदोलन का मेन एम यही था कि इसको इस पे फोकस था, मतलब ये इन्वायरमेंटल लॉस को होने से बचाया जाए, ये एम था मेन इसका। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का एम चेंज हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस अब किस पे किया है, पुअर सिटीजन्स, खासकर से जो आउटीज़ है यानी जो डिस्प्लेस्ड पीपल है उनको क्या मिल पाए, फुल रिहैबिलिटेशन मिल पाए गवर्नमेंट से, उस पर इनका मेन एम रहा है। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए रिवर है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, यहाँ के लोगों को आपने हटा दिया, ये जो लोगों को आपने हटाया, इस हटे हुए लोगों को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल, और अच्छे शब्द में अगर बोला जाए तो आउटीज़। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आउटीज़ को ऐसे ही तो नहीं हट जाएंगे, ये आउटी कहाँ जाएंगे, कोई इनको अपने घर में थोड़ी रखेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको आश्वासन देती है कि हम आपको रिहैबिलिटेट करवाएंगे। ये रिहैबिलिटेशन वर्ड का मीनिंग समझिए। ठीक है, गवर्नमेंट इन लोगों को क्या कहती है, इन लोकल पीपल को कहती है कि आप लोग ये ज़मीन छोड़िए, हम आपको कहीं और बसा देंगे। तो ये कहीं और बसाने को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है, इनको अच्छे जगह पे मतलब बसा नहीं पाती है, और बसा भी देती है तो उनको लाइवलीहुड, इनको अब सिर्फ रहने से तो नहीं होगा ना, इनको काम भी देना पड़ेगा ताकि ये अपना घर का खर्चा चला पाए। तो ये सब करने में गवर्नमेंट फेल हो जाती है। तो गवर्नमेंट अपना ये प्रॉमिस को अच्छे से फुलफिल करे, इस पे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेन एम है आज के डेट में। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ साथ और देखिए लिखा है कि पीपल फेल्ट डैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन। लोगों ने ये महसूस किया कि उन्होंने जो बलिदान दिया है ये डैम बनने के लिए, ये बलिदान को वो ऐसे ही फालतू में नहीं जाने देंगे। जो इन्हें कष्ट झेलना पड़ा है डिस्प्लेसमेंट का वजह से, इनको प्रॉमिस किया गया था कि इरिगेटेड फील्ड होगा, जब डैम्स बन जाएगा तो इनके फील्ड को पानी मिलेगा, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, इनका फसल का उपज बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना ये सब जो बलिदान है उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या लॉन्च किए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी सेव नर्मदा मूवमेंट लॉन्च किए। ठीक है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट अगर आता है तो जो हम अंडरलाइन किए हैं उसको आप याद रखेंगे और उसके साथ ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला ये एक एनजीओ है जिसमें ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये सब पार्टिसिपेट किए थे अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पे बना है, नर्मदा रिवर पे, नर्मदा नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, गुजरात में। ओरिजिनली इसका एम क्या था, जो ट्री सबमर्ज हो रहे हैं उससे जो इन्वायरमेंटल इशू होगा उसके खिलाफ ये लॉन्च किए थे। लेकिन अभी रिसेंटली इसका जो फोकस है वो अब किस पे है, पुअर सिटीजन्स पे है, जो खासकर से आउटीज़ या फिर डिस्प्लेस पीपल है, उनको फुल रिहैबिलिटेशन मिले गवर्नमेंट का तरफ से, उस पर इसका मेन फोकस है। ठीक है, तो वो लोग जो डिस्प्लेसमेंट का वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं, उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको इरिगेटेड फील्ड दिया जाएगा, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट दिया जाएगा, ये सब प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। तो इसी के खिलाफ ये लोगों ने ये मूवमेंट लॉन्च किया है। इतना बात आप तैयार कर लेंगे इसके ऊपर तो काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए फिर और यहाँ पे लिखा है कि और केस है रिहांड। रिहांड भी एक डैम है जो कि रिहांड नदी पे बना हुआ है। इस आप मैप में देखें, रिहांड नदी एक ट्रिब्यूटरी है सन रिवर का, ये सन रिवर देख रहे हैं उसका एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे रिहांड नदी। तो यहीं पे एक डैम बना है रिहांड डैम जिसको कहते हैं। तो यहाँ के जो सर्वाइवर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो डिस्प्लेस किए गए थे, वो कहते हैं कि दे एक्सेप्टेड द सफरिंग एज सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ नेशन। उन्होंने इस बात को मतलब यहाँ से इस जगह छोड़ दिए थे ये लोग। ठीक है, जहाँ पे डैम्स बन रहा है। तो ये जो सफरिंग है, इन्होंने ये सोचकर मतलब ये सफरिंग को बर्दाश्त कर लिया कि चलिए देश के लिए हम बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए अपना ज़मीन छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 30 साल होने का बाद, ये डैम बना हुआ 30 साल लगभग हो चुका है, और इनका जो लाइवलीहुड है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। इनका अब रोजी रोटी मतलब रोज़ खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के डेट में ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सिर्फ हम ही थे जो ये देश के लिए सेक्रीफाइस थे, ये जो डैम्स बना, डैम्स का बेनिफिट तो पूरा देश उठा लिया, मतलब जो भी लोग थे वो उठा लिए, बड़े बड़े लोग, लेकिन इसका जो कॉस्ट है, जितना सेक्रीफाइस हम लोग किए हैं,
क्या ये सेक्रीफाइस देने के लिए सिर्फ हम ही बचे थे क्या? ऐसा ये लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे लिखा था वो आपको बता दिए, एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है ये सब, ठीक है। चलिए तो एक बार रिकैप करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब हम मेन अभी क्या पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज हमने ये देखा सेडिमेंटेशन से क्या क्या होता है, पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ और स्ट्रीम रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, ठीक है। ये पहला डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एक्वेटिक फाउना को माइग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होता है। तीसरा डिसएडवांटेज था कि वेजिटेशन और जो सॉइल है वो सबमर्ज हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं, इससे इनका डिकम्पोजिशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तीसरा और चौथा डिसएडवांटेज हमने ये देखा कि कई सारे जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो क्यों रहा है? क्योंकि जो लोकल पीपल जो खासकर से अपना लैंड लाइवलीहुड दिए थे उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस डैम से, ठीक है। चलिए तो इसके कारण कई सारा मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, तो ये हो गया चौथा डिसएडवांटेज। चलिए मूव करते हैं फिफ्थ डिसएडवांटेज पे। फिफ्थ डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ऊपर में है येलो बॉक्स, इसमें सरदार सरोवर डैम के बारे में बताया गया है, नर्मदा नदी पे बना है ये, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने यहीं पे देखा था, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें 4 स्टेट को कवर किया गया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बस इतना ही बात आप ध्यान रखें, इससे ज़्यादा तो कुछ काम का है नहीं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं फिफ्थ डिसएडवांटेज पे। फिफ्थ डिसएडवांटेज इरिगेशन से रिलेटेड है। देखिए डैम बनेगा तो डैम का मतलब है कि वहाँ पे लोगों को पानी मिलेगा इरिगेशन करने के लिए। तो जब लोगों को पानी मिलता है ना, ज़्यादा पानी मिल जाता है इरिगेशन करने के लिए, तब वहाँ के जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, क्या तो वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं या फिर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। देखिए इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन। जब इरिगेशन यानी अश्योर्ड वाटर सप्लाई जब मिलने लगता है लोगों को, जो फार्मर्स है उनको, तब ये क्या करते हैं, अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। मतलब पहले जो क्रॉप उगा रहे थे वो क्रॉप अब नहीं उगा कर वो वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वाटर इंटेंसिव मतलब ऐसे क्रॉप्स जो जिनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है। और कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको मतलब बेच के पैसा कमाया जा सके, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है सबसिस्टेंस क्रॉप्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने का वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, जैसे कि सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल पे बैड इफेक्ट पड़ता है। सॉइल क्या होता है, सैलिनाइज, नमकीन हो जाता है, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाता है। क्योंकि आप देखिए हर टाइप का सॉइल में आप हर टाइप का क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं, स्पेशल टाइप का सॉइल में एक खास क्रॉप ही ग्रो करता है। लेकिन सिंस यहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है तो फार्मर्स क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जहाँ पे ग्रो नहीं भी करना चाहिए वहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं, एक्सेस पानी पटा पटा कर, ठीक है। फिर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा इनकम का चक्कर में। इससे क्या हो रहा है, मिट्टी पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है और मिट्टी क्या हो रहा है, सैलिनाइज हो जा रहा है, समझे। तो ये हो गया फिफ्थ डिसएडवांटेज डैम्स का, समझे कि नहीं। इरिगेशन से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज, जिससे कि फार्मर्स शिफ्ट कर रहे हैं वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ। इससे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जैसे कि सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल ये देखने को मिल रहा है। इतना बात लिख देंगे। चलिए अब आ जाते हैं सिक्स्थ, छठे डिसएडवांटेज पे। सिक्स्थ ये है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप दैट इज इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। देखिए जो अमीर पैसे वाले जो लैंड ओनर्स है, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाता है ईजिली, क्योंकि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ये लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करके और भी ज़्यादा इनकम कमाए जा रहे हैं और भी ज़्यादा अमीर हुए जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ है लैंडलेस पुअर, इनके पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये और नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये लोग और गरीब होते जा रहे हैं और ये जो रिच लैंड ओनर है ये और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, ठीक है। इससे जो सोशल गैप है, समाज में जो दोनों के बीच में गैप है, वो गैप और भी बढ़ते जा रहा है। तो ये सिक्स्थ डिसएडवांटेज हो गया ये डैम्स का, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेवेंथ डिसएडवांटेज पे। सेवेंथ डिसएडवांटेज ये है कि डैम से कई बार कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है लोगों के बीच में। कुछ लोग चाहते हैं कि डैम का पानी का कुछ अलग तरीके से यूज़ हो, अलग बेनिफिट मिले। कुछ लोग चाहते हैं कि डैम का पानी का कुछ अलग तरीके से यूज़ हो, ठीक है। मतलब ये डैम है तो डैम्स का हर कोई लोग अलग चाहता है अलग तरीके से यूज़ हो, कोई लोग चाहता है कि अलग तरीके से यूज़ हो। तो इन दो लोगों के बीच में क्या होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो ये सेवेंथ डिसएडवांटेज हो गया डैम्स का, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, देखिए द डैम्स
create conflict between people wanting different uses and benefit from the same water source। सेम डैम से आप अलग अलग कोई अलग अलग यूज़ अलग अलग बेनिफिट चाहता है तो वहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि गुजरात में जो साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स थे वो लोग काफ़ी एजिटेटेड हो गए थे, मतलब आंदोलन लॉन्च कर दिए थे और लगभग एक वहाँ पे दंगा फसाद जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो अर्बन एरियाज़ में सप्लाई किया जा रहा था, जबकि ड्राउट का सिचुएशन प्रिवेल कर रहा था वहाँ पे। तो वही वाटर को अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे नीड कुछ और है। तो इस वजह से यहाँ पे लगभग एक राइट क्रिएट हो गया था। ठीक है, चलिए फिर अगला डिसएडवांटेज 8th है। ये 8th डिसएडवांटेज ये है कि डैम से क्या होता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, दो स्टेट के बीच में भी झगड़ा हो जाता है डैम्स को लेके कि वो डैम का ज़्यादातर पानी कौन लेगा, डैम को बनाने में जो खर्च लगा है, जो कॉस्ट और बेनिफिट है, कौन ज़्यादा पैसा लगाएगा, कौन ज़्यादा उसका बेनिफिट लेगा, इसके ऊपर भी दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है वाटर शेयरिंग को लेके। ठीक है, देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। समझ गए? चलिए, इंटर स्टेट वाटर का डिस्प्यूट का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये दो स्टेट के बीच में लेके झगड़ा है, इन दोनों का गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे डैम्स, मेजर डैम्स और रिवर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ रेड से मार्क करके रखे हुए हैं। ये सब ऐसे डैम्स हैं जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, यानी मैप पॉइंटिंग में इसको आपको आइडेंटिफाई एंड लोकेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो मैप के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ही। इसमें आप सिर्फ इतना बात जान लीजिए कि यही कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 जो डैम्स है, इनका ही आपको नाम और लोकेशन याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है तो वो हम आपको बताएंगे मैप वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए तो इसको आप अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर दीजिए, मैप वाले वीडियो में आपको तैयार करा देंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, और क्या क्या डिसएडवांटेज है डैम का। देखिए, ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन है ना इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ऑब्जेक्शन इससे रिलेटेड है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिस मकसद से बनाया गया था, उस मकसद को अचीव करने में ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादातर ऑब्जेक्शन आ रहा है डैम्स को लेके। फॉर एग्जांपल, डैम्स का मेन काम क्या है कि ये क्या कर पाए, फ्लड कंट्रोल कर पाए। लेकिन रियल लाइफ में क्या पाया जाता है कि डैम का वजह से ही फ्लड आता है। डैम्स को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि डैम से ही फ्लड आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिजर्वायर में जब बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन याद है ना कि भूल गए? सेडिमेंटेशन मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाना। ये जो रिवर है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ रिजर्वायर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाता है, जिससे कि पानी का जो लेवल है वो ओवरफ्लो कर जाता है यहाँ से। इससे क्या होता है, फ्लड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डैम्स को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, जबकि डैम्स क्या कर रहा है, फ्लड्स को और ट्रिगर कर रहा है। इसके अलावा और कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए, द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो बड़े बड़े डैम्स भी फेल हो जाते हैं फ्लड को कंट्रोल करने में। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, द फ्लड का वजह से जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है, इन दोनों का डैमेज तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी होता है। तो सॉइल इरोजन एक अगला डिसएडवांटेज हो गया इस डैम्स का। ठीक है, फिर आगे, सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, ये रिवर था, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, हमें पता है जो मिट्टी है वो यहाँ पे जम जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे सिर्फ पानी फ्लो करेगा, तो यहाँ पे जो बेड है, रिवर बेड, वो काफ़ी रॉकियर हो जाएगा। ठीक है, पथरीला हो जाएगा। तो जिस वजह से देखिए, ये सेडिमेंट में क्या है, जो सिल्ट है, एक टाइप का मिट्टी क्ले होता है, वो भी यहीं पे रुक जाता है। ये मिट्टी क्ले काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो ये मिट्टी क्ले नीचे का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ का जो मिट्टी है वो भी, लैंड है वो भी डिग्रेड हो जा रहा है। ये लैंड ज़्यादा यूज़फुल नहीं है खेती करने के लिए। ठीक है, तो ये अगला डिसएडवांटेज हो गया डैम का। और लास्ट में कुछ और भी डिसएडवांटेज बताया गया है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये पानी एक जगह जमा हो रहा है तो कई सारा डिजीज़ भी फैल जाता है कभी कभी, पेस्ट, पॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। तो ये सब कुछ और भी डिसएडवांटेज हो गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। समझे कि नहीं? तो हम देख रहे हैं कि एडवांटेज से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। चलिए
तो इतना ही था ये टॉपिक। अब यहाँ पे तीसरा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है इस टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको इस लाइन के ऊपर पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन रीजंस व्हाई इन द रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी। तो ये क्यों हुआ है, क्यों आज के डेट में, मतलब हाल फिलहाल के टाइम पे जो ये डैम्स है और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये क्यों ज़्यादा स्क्रूटनी में है, तो इसका रीज़न बताइए। तो इसमें आपको ये सारा डिसएडवांटेज जो है डैम्स का वो लिख देना है। 8, 9, 10 पॉइंट हमने देख लिया है, तो कोई भी मार्क्स के हिसाब से आप उतना पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इसके ऊपर एक ब्रॉड टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, पहले भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। आपसे बोलेंगे कि कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कंपेयर कीजिए। तो कम से कम 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही है, ठीक है। एडवांटेज यही होगा, यहाँ पे जो हमने 7 पॉइंट देखा था एडवांटेज में, इसी में से कोई 4 को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे पैराग्राफ में मत लिख दीजिएगा। नंबर 1 में आप लिखेंगे ये फॉर इरिगेशन, नंबर 2 में लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। 3 में लिखेंगे ये सब पॉइंट वाइज लिखेंगे एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस भी पॉइंट वाइज, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, इतना ही चीज़ था। एक बार हम रिकैप करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा एंशियंट टाइम से ही हम मल्टीपर्पज़ मतलब डैम्स का यूज़ करते आ रहे हैं इरिगेशन के लिए। मॉडर्न इंडिया में भी हम डैम्स का यूज़ कर रहे हैं। ये डैम्स कहाँ पे बनाया जाता है, रिवर बेसिन में बनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे हमने देखा डैम्स होता क्या है, डैम्स के बारे में एक छोटा सा जानकारी लिया हमने। डैम्स हम रिजर्वोयर को बोलते हैं, डैम्स में स्पिलवे होता है, डैम्स का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद डैम्स का एडवांटेजेस, ये हमने एडवांटेजेस देखा, और इसी एडवांटेजेस का वजह से डैम्स को क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल भी देखा। जो बाकरा नंगल प्रोजेक्ट है, कैसे इसका मल्टीपल यूज़ किया जा रहा है। फिर जो हीराकुद प्रोजेक्ट है, इसका भी कैसे मल्टीपल यूज़ किया जा रहा है, वो हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। क्यों कहा था, वही हमने यहाँ पे देखा था कि यह एग्रीकल्चर और विलेज इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन इकोनॉमी के साथ में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आ गए थे डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम पे। डिसएडवांटेजेस बहुत सारा है। नंबर 1, सेडिमेंटेशन से रॉकियर स्ट्रीम बेड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। दूसरा, एक्वेटिक लाइफ जो है उनको माइग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होता है, खासकर से स्पॉनिंग के लिए, एग रिलीज़ करने के लिए। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है और जो सॉइल है वो सबमर्ज हो जाते हैं, इससे इनका डिकम्पोजिशन होता है। चौथा, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है वो लॉन्च हो गया है डैम्स के खिलाफ। क्यों, क्योंकि इससे लोकल पीपल डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका लाइवलीहुड लॉस होता है, लैंड गिव अप करना पड़ता है, और इसके बदले में इस लोकल पीपल को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये चौथा डिसएडवांटेज हो गया कि ये नया मूवमेंट लॉन्च हो रहा है। मूवमेंट, 2 मूवमेंट का नाम आप याद रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, ठीक है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर हमने एक शॉर्ट नोट देखा, ये क्या है, कौन कौन लोग इसमें आए हुए हैं, किस डैम के खिलाफ ये आंदोलन है, कहाँ पे है, ठीक है। इसका मेन फोकस पहले क्या था और अब क्या है वो हमने देखा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आ गए एक अगले डिसएडवांटेज पे। अगला डिसएडवांटेज था इरिगेशन से रिलेटेड। इससे क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जिससे कि सॉइल का सैलिनाइजेशन हो रहा है। फिर अगला है कि डैम्स का बनने से सोशल गैप जो है रिच लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में, वो सोशल गैप और भी बढ़ते जा रहा है। अगला डिसएडवांटेज था कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अलग अलग लोग इस वाटर का अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, इससे लोगों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर डैम से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, फिर अगला डिसएडवांटेज, फिर ये मैप था, मैप के बारे में आपको बता ही दिए। अगला डिसएडवांटेज था जो डैम का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस को वो अचीव नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल, डैम्स जो है उनको बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, जबकि वो फ्लड्स को और ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिजर्वर में एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जा रहा है। फ्लड होने का एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम पे डैम्स जो है फ्लड कंट्रोल करने में फेल हो जाती है, ये देखा हमने। इसके बाद हमने देखा कि जब फ्लड होता है तो प्रॉपर्टी और लाइफ का डैमेज तो होता ही है, साथ ही साथ एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन से क्या होता है,
जो वहाँ का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे सिल्ट नहीं आ पाता है, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है। फिर अगला हमने देखा अर्थक्वेक्स आना, वाटर बॉर्न डिजीज़ होना, पेस्ट, पॉल्यूशन ये सब होना, ये सब भी डैम्स का वजह से होता है। तो काफ़ी सारा डिसएडवांटेज हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें भी कुछ अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नंबर 1, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई करना है आपको ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। आप बताइए इसको पढ़ के कि ये क्या वाटर स्कैरसिटी से सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, ज़्यादा एनुअल रेनफॉल है तो यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी नहीं है, तो ये नॉट सफरिंग। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे सिंस हाई एनुअल रेनफॉल हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसका आंसर दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन तभी भी हम इसका आंसर दे रहे हैं नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। नंबर सी, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, तो वाटर पॉल्यूटेड है इसका मतलब यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है। रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉल्यूशन, रेनफॉल कम है इसका मतलब यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होगा, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2। इसमें बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, तो मतलब आपको पूछ रहा है आपसे कि कौन सा डिसएडवांटेज है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का। देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, ये तो सही है। तो ये आर्ग्यूमेंट आपको देना है नॉट इन फेवर, ठीक है, मतलब ये डिसएडवांटेज आपको बताना है, तो ये तो एडवांटेज हो गया, ये आंसर नहीं होगा हमारा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड, ये भी एडवांटेज है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, हाँ ये एक डिसएडवांटेज है इसका डैम्स का, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी में लिखा हुआ था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड होम्स, ये भी एडवांटेज है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे नंबर 3 में बोला गया कि हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रीराइट देम करेक्टली। नंबर ए, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन वाटर रिसोर्सेज, नहीं ये हेल्प नहीं किया है, हैव कॉज्ड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो, यहाँ पे होगा अफेक्ट, नॉट हटा देना है, ठीक है। डैम बनाने से रिवर का नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है। नंबर सी, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड, गलत है, वो एजिटेटेड थे विथ हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्राउट्स, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही है, ये डी तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन उम्मीद करते हैं आप थक गए होंगे, हम भी थोड़ा थक गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक लेने के बाद हम इस अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का आखिरी टॉपिक को। आखिरी टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए अभी हमने स्टडी किया था कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है और लोग इसका काफ़ी हद तक विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो भी वाटर सोर्सेस है, खासकर से रेन वाटर, उसको हम लोग हार्वेस्ट करें यानी इकट्ठा करें और उसको यूज़ करें, ठीक है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये बहुत सोशो इकोनॉमिकली भी और इन्वायरमेंटली भी दोनों तरीके से वायेबल है, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। पैसा के दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और इन्वायरमेंट का रूप से भी ये अच्छा माना जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम से ही, काफ़ी पुराने टाइम से ही हमारे कंट्री में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स यानी डैम्स, कैनल्स ये सब पाए जाते थे, ठीक है। लोग इसका यूज़ करते थे। इसके साथ साथ इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे कंट्री में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी काफ़ी पहले से ही प्रचलित है, ठीक है।
लोगों को क्या था पहले के टाइम में, काफ़ी अच्छा इन डेप्थ नॉलेज था कि कब रेनफॉल होगा, रेनफॉल कितना अमाउंट में होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। फिर सॉइल टाइप किस जगह पे कैसा पाया जाता है। तो इस नॉलेज के बेसिस पर लोगों ने काफ़ी वाइड रेंजिंग टेक्निक्स डेवलप कर रखे थे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, और ग्राउंड वाटर को भी, और रिवर वाटर को भी, और फ्लड वाटर को भी। इन सब पानी को कैसे यूज़ किया जाए अपने फ़ायदे के लिए, ये हमारे कंट्री में काफ़ी पुराने टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल हम अगर देखें तो देखिए, इंडिया का जो हिल और माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे लोगों ने डाइवर्जन चैनल्स बना के रखे हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में गुल्स या फिर कूल्स कहते हैं, खासकर से वेस्टर्न हिमालयज़ में। यहाँ पे इन डाइवर्जन चैनल्स के थ्रू एग्रीकल्चर में पानी को यूज़ किया जाता था, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे माउंटेनियस जो रीजन है, यहाँ पे एक चैनल के थ्रू जो पानी है, ठीक है, उसको डाइवर्ट किया जाता था और एग्रीकल्चरल फील्ड में डाला जाता था, इसको इरीगेट किया जाता था। इस डाइवर्जन चैनल्स को क्या कहते हैं उनके लोकल लैंग्वेज में, गुल्स और कूल्स, ठीक है। चलिए, तो ये पहला एक हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा वाटर को हार्वेस्ट करने का। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है, देखिए दूसरा मेथड का नाम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जा सके, खासकर से राजस्थान में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी अब सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता था टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में, हमारे कंट्री में पहले से ही क्या क्या जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वाटर को हार्वेस्ट करने का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला तरीका ये था, गुल्स और कूल्स के थ्रू हमने वाटर को हार्वेस्ट किया। दूसरा तरीका है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खासकर से राजस्थान में, ठीक है। तीसरा तरीका है बंगाल में। देखिए बंगाल में जो फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे लोगों ने डेवलप कर रखे थे इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स, ठीक है। मतलब देखिए ये रिवर है, रिवर के आसपास का एरिया को बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो जब एक्सेस बारिश हो जाता है, जहाँ पे फ्लड होने का चांसेस रहता है, जब एक्सेस बारिश के केस में रिवर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो लोगों ने क्या कर रखा था, चैनल्स बना कर रखा था। इस चैनल्स को क्या बोलते हैं, इनंडेशन चैनल्स, ठीक है। इस चैनल्स के थ्रू जो एक्सेस वाटर है उसको यहाँ से निकाल के कहाँ डाला जाता था, एग्रीकल्चरल फील्ड में डाला जाता था, और इससे ये फील्ड क्या हो जाता था, इरीगेट हो जाता था, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो बंगाल के फ्लड प्लेन्स में प्रैक्टिस किया जाता था, समझे कि नहीं। देखिए एक बार फिर पढ़ रहे हैं, लिखा है कि इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल ने डेवलप कर रखा था इनंडेशन चैनल्स। इसका मीनिंग समझे, मतलब रिवर में जो एक्सेस वाटर है उसको एक चैनल के थ्रू डाइवर्ट किया जाता था और उसको एग्रीकल्चरल फील्ड में उस पानी को यूज़ किया जाता था इरीगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जो इंडिया में पहले से ही प्रचलित है। इसके अलावा जो इंडिया में एरिड, मतलब एरिड का वर्ड का मतलब होता है ड्राई। इंडिया में जो ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड को यूज़ किया जाता था एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था, ठीक है। डेट अलाउड द वाटर टू स्टैंड, यहाँ पे पानी ठहरता था और इससे सॉइल को सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर मिल जाता था, ठीक है। इसका एग्जांपल है खादीन सिंह जैसलमेर, जोहाच इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता था, समझे कि नहीं। तो ये सब कुछ ट्रेडिशनल मेथड से रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में बोलेंगे कि डिस्क्राइब 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। 3 ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बताना है। तो पहला तो हो गया गुल्स और कूल्स के बारे में आप लिखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। दूसरा हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ से यहाँ तक। तीसरा हो गया बंगाल में इनंडेशन चैनल्स के बारे में। और चौथा हो गया आपका ये ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स में जो एग्रीकल्चरल फील्ड है इसको स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, कोई भी 3 आपको लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं। आगे जो हम यहाँ पे देखे थे, ये जो हम आपको बोले थे कि इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, होता क्या है कि राजस्थान का जो सेमी एरिड और जो एरिड रीजन्स है, खासकर से बीकानेर हो गया, पहालोड़ी हो गया और बाड़मेर हो गया, यहाँ पे लगभग सभी घरों में ट्रेडिशनली एक अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, जिसको लोकल लैंग्वेज में टंकास कहते हैं, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। समझे कि नहीं, ये पहला पॉइंट। देखिए अब ये टैंक्स जो होते हैं ना, इनका साइज़ लगभग एक बड़े रूम के जितना भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, यहाँ पे टैंक्स का डायमेंशन दिया है, तो ये तो नहीं याद करना है आपको। The tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. ये जो
जो मेन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये मेन सिस्टम है। ये जो टैंक्स है टंकाज, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है मतलब। और ये टैंक्स बनाया कहाँ जाता है, देखिए इनसाइड द मेन हाउस, मेन घर के अंदर में या फिर आंगन में ये टैंक्स को बनाया जाता है। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप। देखिए ये मान लीजिए घर है, ठीक है, तो ये तो इसको क्या बोलेंगे, स्लोपिंग रूफ बोलेंगे। तो यहाँ पे जो भी पानी गिर रहा है उसको एक पाइप के थ्रू कलेक्ट करके, उस पाइप के थ्रू घर के नीचे क्या होता था, एक टैंक बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, टंकाज बोलते हैं, ठीक है। उस पाइप के थ्रू ये जो सभी बारिश का पानी है वो इस टंकाज में स्टोर होता है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जो छत पे पानी गिर रहा है उस पानी को, वो पानी क्या करता है, ट्रैवल डाउन द पाइप, वो पाइप के थ्रू ट्रैवल डाउन करता है एंड वॉज स्टोर्ड इन दिस अंडरग्राउंड टंकास, और इस अंडरग्राउंड टंकार में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और लोग क्या करते थे, जो द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन है, जो पहला बारिश है ना, वो उसको यूजुअली कलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है, आप खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे कि जो बहुत दिन बाद जब बारिश होता है तो वो बारिश का पानी थोड़ा मैला होता है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स और भी पोल्यूशन का अलग अलग पार्टिकल्स होता है। तो पहला स्पेल ऑफ रेन को कलेक्ट नहीं किया जाता था, एज दिस वुड क्लीन द रूफ और पाइप्स। छत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है तो वो सब गंदा पानी को कलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट शावर है, जब भी अब बारिश हो रहा है तो उसका जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता था और कहाँ स्टोर किया जाता था, टंकाज में। समझे कि नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू भी बताया गया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। यहाँ पे हैंडपम्प के थ्रू रिचार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे छत पे जो भी पानी गिर रहा है उस पानी को एक पाइप के जरिए लाया जा रहा है, ठीक है, पाइप के जरिए ला के, और यहाँ पे फ़िल्टर किया जा रहा है, सैंड और ब्रिक्स डाल के यहाँ पे पानी को फ़िल्टर किया जाता है। और उसके बाद एक यहाँ पे कल है और उस कल के थ्रू ये जो पानी है नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है और इस ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में हेल्प मिलता है। ये हो गया एक तरीका। फिर एक और तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हम रिचार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डग वेल, कुएँ के हेल्प से रिचार्ज कर रहे हैं। बारिश का पानी यहाँ पर आ रहा है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, नंबर 1, रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप। ये एक पीवीसी पाइप है, एक टाइप का प्लास्टिक होता है। उस पाइप के थ्रू इस पानी को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, यहाँ पे सैंड है और ब्रिक्स है, उसके थ्रू इस पानी को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का बाद द अंडरग्राउंड पाइप्स टेक्स वाटर टू सम्प। सम्प एक टाइप का गड्ढा होता है, ठीक है। तो ये पानी को एक गड्ढे में डाला जाता है ताकि लोग उसको इमीडिएट यूज़ कर पाए, तुरंत जो वाटर का नीड है वो उससे पूरा हो जाता है इस गड्ढे वाला पानी से, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा जब ये गड्ढा भी, सम्प भी भर जाएगा। तो उस सम्प को भरने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है उस एक्सेस वाटर को एक कुएं में डाल दिया जाता है, ठीक है। देखिए कुआं में डाल दिया गया और इस कुआं के थ्रू द वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्जेस द अंडरग्राउंड, ठीक है। जो अंडरग्राउंड जो वाटर है इस कुएं के थ्रू रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। इसका पानी बढ़ता चला जाएगा। टेक वाटर फ्रॉम द वेल लेटर, और बाद में जब इस सम्प का पानी खत्म हो जाए आप इस कुएं से पानी निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हैंडपम्प का यूज़ किया जा रहा था और यहाँ पे एक कुएं का यूज़ किया जा रहा है। समझे कि नहीं। चलिए तो ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए था। आपको एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट्स तैयार करना है वो पूरा ये तैयार करना है। एक बार रिकैप करें तो राजस्थान का जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है, खासकर से बीकानेर, पहलौरी और बाड़मेर, यहाँ पे लगभग सभी घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बना हुआ है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये टैंक्स का साइज़ एक बड़े रूम के इतना हो सकता है। ये टैंक्स क्या है, जस्ट एक पार्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, और ये इनसाइड द मेन हाउस या फिर कोर्टयार्ड में बनाया जाता है, ठीक है। इस टैंक्स को मतलब एक पाइप्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है छत को और इस टैंक को, ठीक है। फिर जो रेन है जो छत पे गिर रहा है उसको एक पाइप के थ्रू इस टैंक में स्टोर किया जाता है। पहला जो बारिश का लहर है उसको नहीं कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट शावर है उसको कलेक्ट किया जाता है। समझे। तो ये हो गया पूरा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। समझे कि नहीं। बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इतना जो हम तामझाम किए इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है। तो फ़ायदा यही है, देखिए लिखा है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, especially particularly in the summers। खासकर से गर्मी के टाइम में जब और सभी जो पानी के सोर्स है वो जब सूख जाते हैं तो ये जो टंका में जो पानी है ना, ये पानी एक काफ़ी रिलायबल सोर्स होता है पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट बारिश ना हो जाए।
तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंस इसका, ठीक है। काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है ये टंकाज। इसके अलावा जो रेन वाटर है इसको यहाँ पे पालर पानी कहा जाता है, एज कॉमनली रेफर टू इन दिस पार्ट मतलब एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे रेन वाटर को क्या बोलते हैं, पालर पानी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कंसीडर किया जाता है। तो ये प्योर पानी आपको मिल रहा है, आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी साफ़ पानी मिल रहा है पीने को, ये अगला इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। बहुत सारे घर क्या करते थे कि ये मान लीजिए बीच में अगर टंका है तो टंका के अगल बगल में बहुत सारे रूम्स बना लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इस टंका का हेल्प से इन सब रूम्स को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। गर्मी को मतलब मारने का मौका मिल जाता है लोगों को, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक मिलता है, समझे कि नहीं। तो ये एक और एडवांटेज हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया ये टॉपिक। बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान का जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है, जो भी हम अंडरलाइन किए। चलिए, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ये एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट, ठीक है। चलिए, फिर इसी को एक अलग वे में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पालर पानी। ये पालर पानी क्या है। तो पालर पानी इज कॉमनली रेन वाटर इज कॉमनली रेफर टू एज पालर पानी इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। पर्टिकुलरली कौन सा रीजन है, ये तीन, बीकानेर, पहाड़ोरी और बाड़मेर। इतना बात लिख देंगे पालर पानी के बारे में, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में और वो ऐड करेंगे कि हाउ पालर पानी इज कलेक्टेड, उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो वही फिर से ये पूरा पैराग्राफ आपको लिख देना है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, फिर एक क्वेश्चन बनेगा इसका इंपॉर्टेंस के ऊपर। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से आप पूरा लिखेंगे और पूरा यहाँ तक आप 3 पॉइंट में आंसर दे देंगे। ये होगा एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट और यहाँ से ऊपर तक एक रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। 3 पॉइंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो इतना प्रिपेयर हुआ, आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, देखिए इसको स्टडी करते हैं। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम आपको पता होगा, मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। तो शिलोंग में काफ़ी ज़्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग ये है कि शिलोंग से ही लगभग 55 किलोमीटर दूर 2 टाउन है, एक है चेरापूंजी और एक है मौसनराम। ये 2 टाउन ऐसे टाउन है जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सबसे ज़्यादा बारिश यही 2 सिटी में होता है। ये दोनों सिटी कहाँ पे, मेघालय स्टेट में, ठीक है। और इससे सिर्फ 55 किलोमीटर दूर, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जो शिलोंग है कैपिटल सिटी मेघालय का, यहाँ पे लोग को बारिश का पानी बचाना पड़ रहा है। ये शिलोंग जो है, यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को मिलता है। तो लगभग हर घर यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। यही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि थोड़ा ही दूर में ऐसा टाउन है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ तो पानी का कमी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसका थोड़ा ही दूर मेघालय शिलोंग जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे लोगों को पानी का शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये भी बात आप तैयार रखेंगे कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। आगे मूव करते हैं। अब वही बात कंटिन्यू करते हैं राजस्थान वाला ही, ठीक है। टुडे वेस्टर्न राजस्थान में जो है, यहाँ पे जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है ना, जो प्रैक्टिस है, वो अब कम फेमस है। लोग उसको मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अब पानी अवेलेबल है थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल। इसके थ्रू लोगों को अब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो लोग अब बारिश का पानी को मतलब उसको संरक्षण नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी टंकाज मेंटेन करके रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें क्या है, टेस्ट ऑफ टैप वाटर, जो नल में जो पानी आता है उसका टेस्ट पसंद नहीं है। इसलिए लोग अभी भी बारिश का पानी का संरक्षण करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में पूछेंगे, एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपको। फिर आगे मूव करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ राजस्थान के ऊपर फोकस था। अब हम पूरे इंडिया का अगर बात करें तो आज के डेट में इंडिया में कई सारे मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल और अर्बन इंडिया जो है, वहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया जा रहा है।
जिससे वाटर को स्टोर और कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, फिर एक छोटा सा विलेज है, एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है कर्नाटका का मैसूर सिटी में, जिसका नाम है गेंदाथुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये नाम है। ये विलेज क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया है, देखिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इंस्टॉल किया है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ताकि वो अपना वाटर का जो नीड है उसको मीट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 घर है और सभी घर में लगभग ये सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, तो एक रेयर डिस्टिंक्शन है जो इन्होंने हासिल किया है। समझे कि नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कौन एक विलेज का नाम बताइए जो रेयर डिस्टिंक्शन अचीव कर चुका है रेन वाटर के मामले में, तो गेंदाथुर ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी का संरक्षण करते हैं। लगभग सभी 200 घर है, वहाँ पे लगभग कितना है ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, लगभग 1 लाख लीटर्स ऑफ पानी ये लोग लगभग स्टोर कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना डेटा आपको नहीं याद रखना है, आप बस ये विलेज का नाम याद रखें, और ये विलेज का नाम क्यों याद रखें इसके लिए। ठीक है, इतना बात आप यहाँ से ध्यान रखें। आगे इस पिक्चर में बताया गया है कि वही रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जा रहा है। ये एक पड़ोसी का छत है, छत के थ्रू एक पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी को लाया जा रहा है और ये पाइप को एक अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जा रहा है। बस इतना ही बात यहाँ पे बताया गया है, हमारे काम का उतना नहीं है। आगे मूव करते हैं अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट में। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक स्टेट को लेके, वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने को कंपलसरी बना दिया गया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको सब घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई नहीं लगाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि इन विच स्टेट इट इज़ कंपलसरी टू इंस्टॉल रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एट होम्स, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। एक और सिस्टम है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, इसको बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये मेघालय में लगभग 200 साल पुराना सिस्टम है, जिससे कि स्ट्रीम का पानी और जो स्प्रिंग वाटर का जो पानी है उसको बैम्बू पाइप्स के थ्रू लाया जाता है और हर एक प्लांट के जड़ में डाला जाता है। ठीक है, लगभग 80 से 20 लीटर पानी बैम्बू पाइप सिस्टम में एंटर करता है और फाइनली जो साइट है जहाँ पे एक्चुअल पानी का ज़रूरत है वहाँ पे 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट के रेट से हर एक प्लांट को पानी मिलता है। मतलब होता क्या है, देखिए एक बैम्बू है, एक बांस है, उसको पहले बीचों बीच काट दिया जाएगा तो ऐसा आधा आधा बांस मिल जाएगा। फिर ये जो स्ट्रीम और जो स्प्रिंग का जो पानी है उसको इस पाइप्स के थ्रू, बैम्बूज के थ्रू उस पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, फिर पानी जाते जाते कहीं कहीं पे ऐसा भी आएगा कि कहीं पे बीच में रोड आ गया, तो रोड को क्रॉस करने के लिए ऐसा रोड के ऊपर से इस बैम्बू को गुजारा जाता है और फाइनली जाके ये जो पानी है प्लांट के जड़ों में गिरता है जाके। ठीक है, और किस रेट से गिरता है, लगभग 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, इस स्पीड से हर एक प्लांट को पानी मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इतना बात आप तैयार रखेंगे इसके बारे में, और कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। चलिए, इसी के साथ हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो एंड हो गया। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा भी कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन का हमने 3 पार्ट कर लिया था, ABC। डी देखते हैं। डी में लिखा है, मतलब ये है, यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आपको इसको इस मिस्टेक आइडेंटिफाई करके सही करना है। बोला गया है कि टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो राजस्थान में ये प्रैक्टिस तो अब डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो गेन पॉपुलैरिटी नहीं होगा, हैज़ डिक्लाइंड। ठीक है, डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी कैनल से जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है लोगों के पास, इसीलिए ये प्रैक्टिस जो है वो डिक्लाइन पे। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू, या फिर बिकॉज ऑफ हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना आप प्रिपेयर कीजिए इस चैप्टर से, और तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। और इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अगर सभी एक जगह पे चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे www.cbscguidanceweb.com, यहाँ पे जाएंगे, क्लास 10 वाले सेक्शन में जाएंगे और आपको इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं उस क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, चलिए, और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आपको देंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिएगा कि सही होगा कि गलत होगा, आपका जो मन में आंसर है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही क्लास 10 से रिलेटेड कई सारे आपके लिए काम के वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, और आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, चैनल एक बार देखिए। ठीक है, आपको वहाँ पे मैथ्स हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर SST हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, ये चारों ही सब्जेक्ट को हम काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा के रखे हुए हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।